Welcome everyone. So basically this is the first day of वेव ऑप्टिक्स रिवीजन। तो वेव ऑप्टिक्स एक ऐसा टॉपिक है जिससे बहुत इंटरेस्टिंग है। हम लोगों ने नवंबर या दिसंबर के मंथ में, शायद जनवरी का मंथ था, ये पूरा चैप्टर रिवाइज किया था। इसके पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी 2013 से 2021 तक थे सब कर चुके थे। अब एक और दोबारा से मैं रिवीजन ले रहा हूँ उन लोगों के लिए जो चैप्टर को नहीं पढ़ा है। और इसका डेटा एनालिसिस ये बोलता है, एक ये पॉसिबिलिटी होती है कि रे ऑप्टिक्स से क्वेश्चन ना आए, बट वेव ऑप्टिक्स से हर बार क्वेश्चन आया है। मेरे पास पूरा डेटा है, रुक जाओ अभी बता रहा हूँ। और जो भी डेटा है वो तो ठीक ही है, बट ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स का वेटेज ज़्यादा होता है। अभी में ये डेटा है मेरे पास कि 2021 में जितने भी शिफ्ट हुए हैं वेव ऑप्टिक्स से, मैं बिल्कुल फ्रैंकली बताऊँगा 13 क्वेश्चन आए हैं अभी तक, बस 2021 की बात कर रहा हूँ। वहीं पर अगर आप रे ऑप्टिक्स की बात करेंगे तो उससे कितना है, 28। ओके, जियोमेट्रिक ऑप्टिक्स से आपका 28 है। तो वेटेज की वाइज में तो रे ऑप्टिक्स ज़्यादा है, बट जियोमेट्रिक ऑप्टिक्स अच्छा है, आराम से हो जाएगा। करते हैं जल्दी से इसका क्विक रिवीजन करेंगे, ठीक है। आसान तो है ये। तो इसको पहला पार्ट में करते हैं हम लोग। अभी 1.5 आवर की क्लास लेंगे 6:30 बजे तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। वेव ऑप्टिक्स, तो वेव फ्रंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है आपको पता होना चाहिए सबसे पहले तो, कि इट इज़ एन इमेजिनरी सरफेस एट विच ऑल पॉइंट्स आर ऑसिलेटिंग इन सेम फेस। मतलब एक ही पॉइंट में सेम फेस में सब कुछ ऑसिलेट कर रहा है, यानी 5-0 है। अब फेस डिफरेंस को सब सेम है तो 5-0 है। उसके बाद वेव फ्रंट ऑल्सो प्रोपोगेट फ्रॉम सोर्स विद स्पीड ऑफ लाइट। मतलब कि जो वेव फ्रंट होते हैं वो हमारे सोर्स से दूर जाते हैं। ये हमारे वेव फ्रंट्स हैं। इस कैंडल की वजह से, जो भी ये देख रहे होंगे, इस कैंडल की वजह से जो हमारे वेव फ्रंट्स बने हुए हैं, तो ये जो वेव फ्रंट्स होते हैं वो भी एक ट्रेवल करते हैं, सोर्स से दूर जाते हैं, और स्पीड ऑफ लाइट यानी कि c के बराबर। स्पीड ऑफ लाइट दैट इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो वेव फ्रंट हमारी स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड से ट्रेवल करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है इन द मीडियम। आगे बढ़ते हैं। तो ये एक पॉइंट सोर्स से हमारा वेव फ्रंट्स प्रोपोगेट कर रहे हैं। इसका ये डायग्राम है, देख सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं है। एक पहला पॉइंट क्या था, सिंपल था कि इमेजिनरी सरफेस होता है जिसमें सारे पॉइंट ऑसिलेट करते हैं एक सेम फेस में। लास्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। डिस्टेंस बिटवीन कंजिक्यूटिव वेव फ्रंट्स हैव सेम फेज एंड इज इक्वल टू लैम्डा। तो अब आपने पढ़ा, आप समझ गए होंगे कि जो हमारे दो कंजिक्यूटिव वेव फ्रंट्स होते हैं, जैसे कि आप ये देखिए, ये वाला कंजिक्यूटिव जो हमारे वेव फ्रंट्स होते हैं उनमें सेम फेस होता है, और वो जो फेस होता है वो मेरा वेवलेंथ के बराबर होता है। ये आपको दिख भी रहा होगा, ये लैम्डा लिखा हुआ है। अब ये हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड्स रिजल्ट हैं, इनको देख लिए जल्दी से, काम आगे बढ़ते हैं फिर। जैसे कि पहला क्या है कि फ्रॉम पॉइंट सोर्स, जैसे इस कैंडल की वजह से, कैंडल से आपने देखा कि फ्रॉम पॉइंट सोर्स जो वेव फ्रंट्स होते हैं हमारे वो स्पेरिकल होते हैं, बस ख़त्म। और अगर आप प्लेन्स की बात करें, ये जैसे कि पैरेलल लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस आपको दिख रही है, रे ऑफ लाइट। पहले यहाँ देखो ध्यान से, अरे यार ये लाइट से दिख रही है, ये रे ऑफ लाइट है पहले। तो यहाँ पे जो हमारा वेव फ्रंट होता है वो पैरेलल प्लेन्स होता है, ये देखो इस तरह से। तो यहाँ पे हमारे प्लेन वेव फ्रंट्स होते हैं। प्लेन मतलब जो आपने 3D ज्योमेट्री में प्लेन पढ़ा है, बस आसान है। अब जैसे कोई भी चीज़ हमारी डाइवर्ज कर रही है तो उसमें भी स्पेरिकली वेव फ्रंट्स आते हैं।
समझ रहे हैं। और जैसे कि कोई चीज़ कन्वर्ज कर रही है किसी एक पॉइंट पे, तो उस पॉइंट में भी हमारे पास स्पेरिकल ही होते हैं, स्पेरिकल वेव फ्रंट। पॉइंट सोर्स के लिए भी स्पेरिकल होते हैं। अब ये हमारा सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट है एक लाइन सोर्स के लिए। जैसे कि पॉइंट सोर्स था, यहाँ पे एक लाइन सोर्स है, देखो ये लंबी सी लाइन। तो एक लंबी सी जब लाइन होती है तो उस पे हमारे पास होता है क्या, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। तो ये बात क्लियर होगी। तो हमने 4 चीज़ें पढ़ी कि भाई पॉइंट हो गया या कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग हो गई, उन तीनों की वजह से स्पेरिकल आता है। फिर पढ़ा कि अगर हमारे पास पैरेलल रे ऑफ लाइट है तो प्लेन्स आता है, अगर सिर्फ लाइन सोर्स है तो वहाँ से सिलेंड्रिकल बनती है। बहुत ही बढ़िया। हाइजेंस प्रिंसिपल से पहले मैं आपको इंटेंसिटी से इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा, जो कि आपने भली भांति आपने कहाँ कहाँ पढ़ा है, वेव चैप्टर में पढ़ा है, क्लास 11th में आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी पढ़ा है इंटेंसिटी। तो ज़रा थोड़ा सा यहाँ पे आओ और मैं इंट्रोड्यूस करूँगा इंटेंसिटी। इंटेंसिटी की पहले तो सिंपल फिर डेफिनीशन, और जो मेन इसका काम है फिर उसको बात करेंगे। देखो इंटेंसिटी का मेरे को तो एक ही फॉर्मूला याद है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से, कि नंबर ऑफ फोटॉन्स, एक मिनट, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम ऑफ एन नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम इनटू पर यूनिट एरिया। तो ये इंटेंसिटी होता था। तो इसी को हम लोग सजा के लिख देते हैं, पावर मेरा क्या होता है, एनर्जी अपॉन टाइम, या बोले तो वर्क अपॉन टाइम। तो ये चीज़ दिख रही है आपको। तो अब एन को अभी 1 ले लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं पढ़ रहे हैं। तो इंटेंसिटी बेसिकली ये आपका फॉर्मूला जाता है, इंटेंसिटी इक्वल टू पावर अपॉन एरिया। और भी बहुत सारी चीज़ें आपको एक बहुत ही जनरल सा पता होगा कि इंटेंसिटी हमारा हमेशा एम्पलीट्यूड का स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, सबको पता होगा। तो अभी बस इस पेज में इतना ही है। तो अब हम लोग बढ़ जाते हैं हाइजेंस प्रिंसिपल पे। वेव फ्रंट का छोटा सा कॉन्सेप्ट है। दिस प्रिंसिपल इज यूज टू ड्रॉ पोजीशन एंड शेप ऑफ वेव फ्रंट आफ्टर टाइम टी। समझ गए? जैसे टाइम टी बीत गया तब हमारा वेव फ्रंट का क्या डिज़ाइन होगी, वो हम लोग इस पर ये डील करते हैं। जैसे कि वेव फ्रंट एट टी इक्वल टू 0 ये वाली लाइन है। इस डायग्राम को देखो ध्यान से, समझ रहे हैं? तो ये सब हमारे पास सेकेंडरी पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है। देखो ये फिर ये वेव फ्रंट्स हैं तो ये कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। अब ये डिस्टेंस क्या ट्रेवल करेगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हो गया स्पीड, और वेव फ्रंट हमारा लाइट की स्पीड से ट्रेवल करते हैं, तो सी इंटू डेल्टा टी टाइम बाद तो डेल्टा टी। तो इसीलिए यहाँ पे ये लिखा है सी डेल्टा टी, डिस्टेंस ट्रेवल करा। तो वो इस तरह से ही, देखो इस तरह से। तो फिर एक लाइन और ड्रॉ कर लो ये इस तरह से। तो अब ये हमारा एक कॉमन सरफेस हो गया। तो ये हमारा न्यू पोजीशन हो गई वेव फ्रंट का टाइम टी पे। तो और ये हमारा कॉमन सरफेस भी है ऑफ द ईच सेकेंडरी वेवलेट। तो ये सेकेंडरी वेवलेट आ गई। पहले हमारी प्राइमरी वेवलेट ये थी इस लाइन पे, अब थोड़े टाइम ट्रेवल करने के बाद ये सेकेंडरी वेवलेट हो गई। तो इस तरह से हम लोग सेकेंडरी वेवलेट्स पे जा सकते हैं। बहुत ही आसान है। इसके पॉइंट्स हैं, उसको देखो ध्यान से। All the points on wavefront will behave as secondary source of light. Right? ये वाली चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। जैसे पहला हमारा वेव फ्रंट था, पहला टाइम टी इक्वल टू 0 में, तो उसमें जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सब हमारे सेकेंडरी सोर्स कराएंगे लाइट के। दे विल एमिट स्पेरिकल वेव फ्रंट इन ऑल डायरेक्शन। क्यों भाई स्पेरिकल क्यों? क्योंकि जितने भी पॉइंट्स हैं जो सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट हैं, और हमने ऊपर पढ़ा है कि पॉइंट्स की वजह से भाई स्पेरिकल वेव फ्रंट आता है इधर। तो काफ़ी आसान ही है ये तो। और तीसरा पॉइंट क्या बोला हमसे कि अ कॉमन सरफेस ड्रॉन ऑन दीज सेकेंडरी वेवलेट्स। ये तो सेकेंडरी सोर्स लाइट था, बट ये आप देखो
तो ये सब सेकेंडरी वेवलेट्स हैं। इस पे जो एक कॉमन सरफेस हमने ड्रॉ किया, तो कॉमन सरफेस ड्रॉन ऑन दी सेकेंडरी वेवलेट इज़ द पोजीशन एंड शेप ऑफ वेव फ्रंट। कुछ टाइम टी के बाद ये हमारा नया वेव फ्रंट का शेप और पोजीशन हो जाती है। बढ़िया, आगे बढ़ा जाए। अब अभी क्वेश्चन आएगा एक बड़ा मज़ेदार, हो जाना चाहिए आपसे। तो क्वेश्चन यार बाद में एक 1 मिनट रुको, पहले इसी को एनालाइज कर लो थोड़ा सा और डिटेल में बताया गया है यहाँ पर। जैसे कि ये हमारा प्राइमरी सोर्स था, तो इसमें से प्राइमरी सोर्स में हमेशा हमारे पास क्या होता है, सेकेंडरी सोर्स होते हैं। तो ये जैसे थी वाली लाइन को सारे पॉइंट्स, तो न्यू वेव फ्रंट हमारा ऐसा ये वाला बन गया। तो ये जो न्यू वेवलेट बना उसमें सेकेंडरी सोर्स हो गया। ठीक है, आसान था ये तो, इसको मत देखो, बस ये वाला का थोड़ा डिटेल डायग्राम ये दिया हुआ है। वो वाला क्वेश्चन ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको पता होगा, बट इससे पहले क्वेश्चन है, रुको, ये क्वेश्चन है, करो इसे। ये वाला क्वेश्चन दिख रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीजेस विथ रेस्पेक्ट टू हाइट फ्रॉम ग्राउंड। ये लो थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ। हाँ ठीक है, ये प्रीवियस क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीजेस विथ रेस्पेक्ट टू हाइट। जैसे जैसे आप ऊंचाई में जाएंगे ग्राउंड से, वहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ रहा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का साइन एयर का 1 होता है, जैसे जैसे आप हवा में जाएंगे तो 1 से बढ़ता चला जाएगा। प्लेन वेव फ्रंट्स आर मूविंग हॉरिजॉन्टली। और ये भी बोला गया कि जो प्लेन वेव फ्रंट्स हैं, जैसे कि बहुत ही आसान है, प्लेन वेव फ्रंट मैंने बताया था कि पैरेलल बीम ऑफ रे की वजह से प्लेन वेव फ्रंट जनरेट होते हैं। तो ये सब मूव कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल में। देन ये हमारे पास कुछ 3 ऑप्शंस हैं, और इसमें से ए बी सी में 3 ऑप्शन है, बताइए क्या होगा। दे विल मूव विदाउट एनी बेंडिंग। वो लोग क्या हॉरिजॉन्टल चल रहे हैं तो ऐसे चलते चले जाएंगे, वो क्या ऊपर की तरफ बेंड कर जाएंगे या नीचे की तरफ, बताओ। चलो मैं इसका सॉल्यूशन अपने आप से करना, पॉज करके, यही एक वे होता है करने का। तो अगर ये क्वेश्चन हो गया तो मतलब आपको वेव फ्रंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। पहले क्वेश्चन समझो क्या था। ये ऐसा हमारे पास कोई था, इस तरफ से हमारे हॉरिजॉन्टल प्लेन्स में ये मूव कर रहे थे, ये आगे को, ये ग्राउंड है, और ये हमारा हाइट अपवर्ड, मतलब हाइट एच में है यहाँ, मतलब कि इस पॉइंट में हाइट 0 है, उसके बाद यहाँ पर हवा में बढ़ती चली जा रही है हाइट, समझ रहे हैं। तो अब ये फील आ गया मेरे पास, प्लेन वेव फ्रंट्स भी पड़े हुए हैं ये ब्लू कलर के। तो बताइए भाई ये बेंड कहाँ को करेंगे, और ऐसे वी से, अब वी से थोड़ा ना जाएंगे। आपने पढ़ा है कि जो हमारे जितने भी वेव फ्रंट्स होते हैं स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करते हैं। ठीक है, ग्रेट, बताओ जल्दी बताओ यार। तो ये देखो उसका और अच्छे से बना दिया। ये वेव फ्रंट्स इधर मूव कर रहे हैं, ये ग्राउंड है, ये हाइट है, यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ रहा है। खुद ही बताओ यार, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तो स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगी। ग्रेट, ये तो चमकना चाहिए कि जैसे जैसे हमारी स्पीड ऑफ लाइट बढ़े, अरे मतलब क्या बोल रहा हूँ, जैसे जैसे मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से दिखा देता हूँ, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारी स्पीड ऑफ लाइट, मतलब कि जो भी स्पीड है वो कम हो जाएगी। तो जब ये तेज़ भागेंगे, ये थोड़ा धीमे चलेंगे, ये तेज़ भागेगा, ये थोड़ा धीमे चलेगा, तो देखो यार, तो ये इस तरह से बेंड नहीं हो जाएंगे। अरे हाँ या ना, किसी भी एक में आप इंडिविजुअली डील कर लीजिए। जैसे कि इसकी स्पीड तेज़ होगी, फिर ये धीमे धीमे फिर कम होती चली जाएगी, तो इस तरह से बेंड होता हुआ दिखेगा आपको। तो इसका आंसर ये हो जाएगा फिर क्या, बी, पहले से टिक लगा था। इसका डायग्राम भी देख लो, ये हमारे पास ओल्ड पोजीशन थी सिंपल स्ट्रेट,
बट इसकी स्पीड तेज़ थी, फिर धीमी होती गई, फिर धीमी होती गई, फिर धीमी होती गई, तो फिर जो नई पोजीशन आई हमारे पास वो ऐसे टेढ़ी हो गई। तो ये बेंड कहाँ को किया, अपवर्ड, ऊपर ही की तरफ बेंड हो गई। देखो भाई, अगर ये चीज़ पहले ऐसे होती और फिर यूँ ऐसे हो जाती तो मैं बोलता डाउनवर्ड बेंड हो गई, बट नहीं, ये अपवर्ड बेंड हुई है। तो आसान क्वेश्चन था, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, टाइम हमारे पास कम है। तो ये है प्रूव ऑफ लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन यूजिंग हाइजेंस प्रिंसिपल। इसकी प्रूविंग आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो सकता है कोई डायरेक्ट क्वेश्चन इससे आ जाए, बोर्ड्स में तो 100% प्रूविंग पूछी भी जाएगी। इसको मैं एकदम आराम समझाऊंगा और समझना हो जाएगा आपसे भी। काफ़ी आसान प्रूविंग है, देखना ध्यान से, बस देखना। प्रूव ऑफ लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, मैं यहाँ बेसिकली आपको स्नेल लॉ प्रूव कर रहा हूँ। ये साइन आई साइन आर इक्वल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये। तो बेसिकली इसको हम लोग, तो मैं इस तरह से हमेशा याद रखता हूँ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हवा का, तो वहाँ पे ही हमेशा इंसिडेंट एंगल होता है। फिर उसके बाद जैसे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो वहीं पे रिफ्रैक्शन होता है, तो साइन आर। तो इसको हम लोग प्रूव कर देते हैं अभी, ठीक है। ये सबसे पहले क्या करना है आपको, ये एक मीडियम ले लो, ऊपर वाले की भाई ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, अरे यार ये μ1 है, ये μ2 है, नीचे का दिख गया। यहाँ से फेंको इस तरह से ये रे ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन का सबको आता है नियम, रूल। ये नॉर्मल, ये नॉर्मल टूवर्ड नॉर्मल बेंड करना चाहिए, तो बेंड भी करेगा लाइट इस तरह से, इस तरह से। अरे भाई ये चीज़ देखो यार, वेवफ्रंट्स भी बन गए तुम्हारे सामने। ये हमारे पास वेवफ्रंट्स है, बट एक चीज़ देखो, ये वाला वेवफ्रंट काफ़ी स्पेशल हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ से भाई ख़त्म हो रहा है, बट यहाँ पर अभी भी इतना डिस्टेंस बचा हुआ है इस जगह पे, बट ये तो यहाँ से ख़त्म हो गया। ग्रेट। तो उस पॉइंट को यहाँ से ख़त्म हुआ है, उस पॉइंट सोर्स में भी अपने एक वेवफ्रंट बना दिया, ये स्पेरिकल। और ये एक ट्राइंगल ले लो, तो इसमें भी काफ़ी आसान है, सब कुछ रफ कर देते हैं। ये देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ से मिला, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, तो ये 90 डिग्री था। अरे हाँ है ना, पहले इतना बनाया आपने, उसके बाद ये वेवफ्रंट भी बनाई, वेवफ्रंट बनाने के बाद इसको ऐसे टच करा दिया, तो ये दो ट्राइंगल बन गए। तो हमेशा ध्यान रखना कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है इधर, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो दोनों ही ट्राइंगल में अपना कुछ भी लगा लो, और ये एक डिस्टेंस भी निकाल सकते हो, BC। BC कैसे निकाल सकते हैं, ये हमारा V1 से मूव कर रही थी दोनों, और यहाँ टाइम t, तो BC हो जाएगा V1t, और AD जो आगे बढ़ गई वो किसी अपनी दूसरी स्पीड V2 से चली गई है टाइम t पे, तो वो हो गई V2t। इन ट्राइंगल ABC बेसिकली, इस ट्राइंगल में आपने साइन आई लगाया, तो साइन आई होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये 90 डिग्री एंगल है। तो इसमें देखो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, ये हमेशा कॉमन आएगी। अरे यार ये वाला हमेशा कॉमन आएगी, लाइन AC दोनों ट्राइंगल से। अभी नीचे वाला भी करेंगे ना, तो BC की अभी हमने वैल्यू वहाँ से निकाल ली है कि V1 से चल रहा था टाइम t पे, V1t अपॉन AC। और सिमिलर ACD नीचे वाला ट्राइंगल में भी साइन आर लगा लो, तो साइन आर लगाओगे तो आसानी से आपको आ जाएगा AD अपॉन AC। तो AD हमने निकाल के रखा है यहाँ से, ये वाला देखो ध्यान से, ये AD हमने पहले से निकाल के रखा। तो AD V2t AC अपॉन AC, तो ये दोनों चीज़ दोनों में कॉमन आ रही है, और डिवाइड कर दो इन दोनों इक्वेशन को, दो साइन आई अपॉन साइन आर, और ये V1 अपॉन V1, ये T से T कैंसिल, AC से AC कैंसिल, तो V1 अपॉन V2। अब आसान है यार, V1 को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में रख दो, μ2 अपॉन μ1,
बस। तो क्या हो गया, साइन आई म्यू वन इक्वल टू साइन आर म्यू टू। काम खत्म, प्रूव हो गया। तो बहुत ही आसान था यार। इसका आप जब रफ में करेंगे अपने बोर्ड्स में प्रूविंग, तो सबसे पहले ये बनाना, बिल्कुल स्केल वगैरह यूज़ कर लेना। ये नॉर्मल बनाना यहाँ, अरे यार काफ़ी अच्छा सा डायग्राम बनाना वहाँ पर अगर प्रूविंग पूछे तो। इस तरह से बेंड कराना, इस तरह से बेंड कराना। और तुम्हारा तो मेन कॉन्सेप्ट जानते हो क्या है, मेन कॉन्सेप्ट तो यही है ये। और फिर ये वेवफ्रंट आगे बना देना और उसको ऐसे जॉइन करा देना, तो दो ट्राइंगल्स आपको दिख जाएंगे, ये और एक ये। ध्यान रखना कि ये हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा ही होगा। अरे ऑब्वियस सी बात है, जहाँ यार मारेगा स्ट्राइक करेगा उधर ही होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, बट ये हो जाएगा अपने आप। जैसे ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो, रिफ्रैक्शन होता तो ये आर हो जाएगा। फिर ये जो हमारा डिस्टेंस है ये आप v1 से मानना चल रही है, और टाइम टी पे ये इतना हो जाएगा। ये v2 से जा रही थी, तो v2t। इनका नाम दे देना OP, कुछ भी दे देना। ये AP हो गया, ये OC। ये ट्राइंगल, एक में साइन आई निकालना, एक में साइन आर निकालना। यहाँ से हमारा आ जाएगा, ये म्यू1 था, ये म्यू2। अबे तुमको थोड़ा सा भी आता होगा ना रिफ्रैक्शन, तो तुमको प्रूविंग भूलोगे नहीं, तुम्हें पता होगा नीचे क्या आएगा, म्यू1, क्योंकि साइन आई के साथ म्यू1 होती है। वहाँ कुछ कोई करने की ज़रूरत भी नहीं, बस बोर्ड्स में करना पड़ेगा। ये म्यू2 प्रूव हो गया आपका, ख़त्म, ओवर। ठीक है, ग्रेट। चलो एक क्वेश्चन करते हैं अब वेव फ्रंट्स के बेसिस में ही, और उसी की तरह हम अपना रिफ्लेक्शन का लॉ भी प्रूव कर सकते हैं। इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये नहीं पूछते बोर्ड्स वाले, ये वाला लेकिन ज़रूर पूछते हैं। तो इसका अच्छा एक ओवरऑल, ये देखो इस तरह से था 3D एनिमेशन में, इसकी एक्सरे देखो इस तरह से वेव फ्रंट था, तो तुमने ये वाला पोजीशन को एनालिसिस किया था, ये और एक ये ट्राइंगल देखा, मज़ा आई, फील आई, ग्रेट। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब ये जैसे क्वेश्चन है और क्लियरिटी मिलेगी, फिर इंटरफेरेंस में चलेंगे। तो भाई ये क्वेश्चन है, आपको ऐसे करिए ज़रा। अरे क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आराम से हो जाएगा। बोले ड्रॉ शेप ऑफ वेव फ्रंट्स, ये मैं तुरंत स्पीड में कराता हूँ, आसान है इसलिए। ओके, जैसे कि पहला क्वेश्चन है, ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। ये तो भाई उससे जॉइंट है रिफ्रैक्शन से, या अगर आपको क्लास 10 का भी रिफ्रैक्शन आता होगा या रिफ्लेक्शन वगैरह। ये जैसे कि एक लेंस लगा हुआ है कॉनकेव, कॉन्वेक्स जो भी होगा, ये कॉन्वेक्स है बेसिकली, और ये कॉनकेव लगा हुआ है। तो आपको बस वो आना चाहिए कि लाइट रेस पहले यूँ गई, इसके बाद हमेशा कन्वर्ज करेगी, और यहाँ से फिर आप देखेंगे तो डाइवर्ज कर रही है। तो इस तरह का शेप आएगा, फिर इस तरह का शेप आएगा, राइट। तो काफ़ी आसान था ये तो, ठीक है। पहला ये देखो इस तरह से, और दूसरा क्वेश्चन ये, पहले यू गई तो आप कन्वर्जिंग की डाइवर्जिंग की, कन्वर्जिंग की जगह डाइवर्ज हो जाएगी, कॉनकेव का काम ही होता। फिर यू इस तरह से आएगी, देख लो। अब ये प्रिज्म है, प्रिज्म में क्या होता है, यूँ इस तरह से जाती है, फिर हमें, अबे भाई इस तरह से होता है, वैसे इस तरह से निकल जाती है। तो वही इस पर भी दिखाया गया है। यहाँ पर देखो कोई भी कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नहीं है, इधर भी पैरेलल था, तो यहाँ पे पैरेलल बीम थी, तो यहाँ पे प्लेन्स बन रहे हैं देखो, तो यहाँ पे भी प्लेन्स बनेंगे, सिंपल। ये क्या है, ग्लास स्लैब है आपका। इस तरह से गई लाइट, फिर यूँ गई, फिर बाहर निकलेगी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल,
अभी भी देखा जाए तो ये दोनों पैरेलल हैं। अरे हाँ है ना, मेरे ख्याल से दिख गया होगा। नहीं दिखा, फिर से देखो। यू गई, ये नॉर्मल टूवर्ड नॉर्मल बेंड हो गई, फिर जब बाहर निकलेगी तो नॉर्मल से आगे जाएगी। तो ये भी चीज़ बात सही है। तो अब ज़रा ध्यान से देखो, ये इसको ऐसे पीछे कर लो या फिर इसको ऐसे आगे कर लो, ये दोनों पैरेलल ही होगा। शिट। ये तो यहाँ पे भी भैया फिर से पैरेलल प्लेन्स आएंगे। तो 4 सवाल थे, चारों आपसे हो जाने चाहिए, काफ़ी आसान थे। अरे गलत है यार ये तो, शायद हाँ ये गलत है। मतलब वो सही है, पैरेलल प्लेन्स, बेंडिंग शायद मेरे को गलत लग रही है। इस तरह से गई लाइट, नीचे को जाना चाहिए। हाँ तो इस सही कर रहे हैं ना, ये लाइट रही इधर को नीचे को जाएगी, ऊपर नहीं जाएगी, और फिर पैरेलल प्लेन्स ही आ जाएंगे हमारे पास। तो भी बात करते हैं अब नई टॉपिक की, बहुत ही छोटा सा इसको मैं अभी निपटा रहा हूँ, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। क्योंकि आप ये सब चीज़ वहाँ पढ़ के आए हैं, कहाँ पर, वे उस चैप्टर में, SHM में। तो ज़्यादा यहाँ कोई टेंशन होगी नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला में आते हैं। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होता है, A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है वेव चैप्टर में कि एम्पलीट्यूड का रिजल्टेंट पूछते हैं वो लोग जब। तो ये आपका नेट रिजल्टेंट, ये देखिए आ गया। A1 A2 ये नेट रिजल्टेंट, फाई का फेज डिफरेंस है दोनों के बीच में। तो ये आ गया। अब tan फाई निकालना इज़ नॉट अ वेरी बिग टास्क। आप लोग ने यही ज़िंदगी में काम किया है, बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे। कैसे, ये आपका A2 है, ये ऐसे एक्सटेंड करते थे, वेक्टर्स में पढ़ा है आपने, मैंने वेक्टर्स में ये कराई भी है प्रूविंग। ये पूरा फाई, अरे ये पूरा डेल है। ये ट्राइंगल देखते थे, tan डेल क्या हो जाता है, A2, ये थीटा, तो A2 cos फाई और ये A2 sin फाई। तो ऊपर हो जाता है हमेशा ये इस वेक्टर का, ये A2 होता है तो ये हो जाता है A2 sin फाई अपॉन में, ये हमारा पहले से ही A1 था, फिर से A2 cos फाई, तो A1 प्लस A2 cos फाई। ये काफ़ी आसान है, वेक्टर्स की चीज़ है ये तो, बेसिक सी। अच्छा ये चीज़ अब यहाँ बताने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, मैंने पहले बता दिया। इंटेंसिटी हमारे एम्पलीट्यूड की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। आई तो आई रिजल्टेंट भी हमारे नेट एम्पलीट्यूड के रिजल्टेंट स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी। तो वो प्रोपोर्शनलिटी का फाइन हटाएंगे तो आई के ए स्क्वायर, I2 के A2 स्क्वायर, आई रिजल्टेंट के ए स्क्वायर। तो भाई साहब इस फॉर्मूले को याद रखना पड़ेगा आपको। अगेन द वेरी इंपॉर्टेंट, इसको रफ कर दो यार, हौच पौच हो गई इस पर। ठीक है, अरे क्लियर है ये फॉर्मूला। रिजल्टेंट को तो याद होगा, रूट के अंदर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई। इंटेंसिटी का होता है I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट के अंदर I1 I2 cos फाई। राइट, आसान है तो ये आपको याद करना पड़ेगा, आपने शायद नहीं पढ़ा होगा वेव्स चैप्टर में, मैंने तो इसको ड्रॉप किया था मतलब मेरे को समझ ही नहीं आया था जब मैंने पढ़ा था। वहाँ पे भी ये फार्मूला सेम लिखा होगा, लेकिन वहाँ फर्जी हो जाता है, बट यहाँ इंपॉर्टेंट होता है। I1 I2 प्लस 2 रूट के अंदर I1 I2 cos फाई। फाई इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू रिजल्ट,
कंस्ट्रक्टिंग एम्पलीट्यूड्स A1 A2। तो याद हो गया होगा आई रिजल्टेंट क्या होता है, I1 I2 प्लस 2 अंडर रूट के अंदर I1 I2 cos फाई। चलिए आगे बात करते हैं कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, जब हमारा रिजल्टेंट इंटेंसिटी मैक्सिमम हो। मैक्सिमम मतलब cos फाई की वैल्यू मेरी 1 हो जाए। जब cos फाई की वैल्यू मेरी 1 होगी तो ये हो जाएगा I1 I2 प्लस 2 I1 I2 cos फाई 1 हो जाएगा। cos फाई 1 कब कब होता है, cos 0 में हो जाता है, cos 0 में होता है, राइट। ग्राफ से देख लो ना इस तरह से, π/2 पाई 1 या -1 की बेसिकली बात होती है, यहाँ पे 2 पाई ऊपर जाता है, समझ रहे हो। 3π/2 ये 2 पाई, तो 2n पाई बेसिकली बोल दो ना सबसे अच्छा। जब फाई मेरा 2n पाई होगा तब ये कंडीशंस होती हैं। 2n पाई मतलब 0 हो गया, n की वैल्यू डालते रहो 1 फिर 2 पाई, तो प्लस माइनस दोनों, n की वैल्यू 2 डालो तो 4 पाई, फिर n की वैल्यू 3 डालो एंड सो ऑन। तो यहाँ से और भी इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कि मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी हो गई। हाँ भाई बताओ, आसान है तो हल्का सा भी दिमाग लगाओ। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a² प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो भाई 2ab को यहाँ से एनालाइज करो तो a और b मेरा √I1 और √I2 है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर। तो आसान था ये तो, सिंपल मैथ्स, बेसिक मैथ्स। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब कि मिनिमम इंटेंसिटी, सिंपल नाम से भी फील आई। डिस्ट्रक्टिव मतलब मिनिमम, व्हेन रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज मिनिमम। मिनिमम कब होगा, cos फाई की रेंज क्या होती है, +1 से -1। ये मत बोल देना 0 से 1, सबको पता होता है। ये आपके ग्राफ है ये, तो ये +1 ये -1। तो जब मेरा मिनिमम इंटेंसिटी कब होगी, जब मेरा इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है I1 + I2 + 2 अंडर रूट ऑफ I1 I2 cos फाई। cos फाई जब माइनस हो जाएगा तो I1 + I2 माइनस का नहीं हो जाएगा। अरे हाँ है ना, I1 + I2 माइनस का 2 √I1 I2। फिर से मेरे को यार कुछ दिखा, चमका इन सेंस। ये मिनिमम यार इंटेंसिटी आई, वो भी कितना आया, I1 माइनस I2 का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि माइनस का 2 I1 I2 माइनस का 2 AB, तो ए √I1 B रूट, बस ख़त्म। आसान है, फालतू की चीज़ है, आसान था। आगे बढ़ते हैं, वेव डिफरेंस। ये तो यार पढ़ चुके हैं, अभी अभी पढ़ा था मैंने वेव चैप्टर में, अभी इसका लास्ट पेपर वही तो था 2020। ये सब आप पढ़ चुके होंगे कि पाथ डिफरेंस और टाइम डिफरेंस की वजह से, सारे टाइम डिफरेंस यहाँ पर नहीं है, ठीक है। जो भी फेस डिफरेंस हमारा आता है ड्यू टू पाथ डिफरेंस, और एक फेस डिफरेंस मेरे पास आता है ड्यू टू टाइम डिफरेंस। बट यहाँ पे फेस डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ पाथ की वजह से। तो ये होता है, ये 2π/λ डेल्टा एक्स। मतलब समझे कि हमने सेम जगह से स्टार्ट किया, ये ए वेव हो गई, ये बी वेव हो गई, ये यहाँ पे ख़त्म हो गई। तो ये इन दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस ये इतना रहा। और ये डेल एक्स, डेल के बोल रहा हूँ, चेंज मतलब ये जो हमारा पाथ डिफरेंस है वो होता है 2π/λ। तो फेज डिफरेंस बेसिकली इस पाथ डिफरेंस की वजह से इन दोनों वेव्स में हमारा एक पाथ डिफरेंस हो जाएगा, होता है 2π/λ। और जो भी इनके बीच में डिफरेंस है डेल्टा एक्स। आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल आया है, बी वाला पॉइंट से देखना, नोट्स बना के लिख लेना, ये अलग से इम्पॉर्टेंट चीज़ें। फिर उसके बाद हम आगे चले जाएंगे नेमिंग में,
इससे पहले एक चीज़, आपको एवरेज इंटेंसिटी नहीं बताएगी क्या? वो बता दूंगा मैं। ओके, थोड़ा सा समय दो यार, कुछ तो मिसिंग मेरे को लग रहा है यहाँ। नहीं ठीक है सही है, एवरीथिंग इज फाइन। अगर मेरी I1 I2 I0 के बराबर हो जाए, मतलब कि दोनों ही मेरी इंटेंसिटी सेम हो जाए, सोर्स की इंटेंसिटी दोनों सेम हो जाए। दो वेव्स थी, दो वेव्स मेरे किसी एक सोर्स S1 से आ रही थी, एक S2 से आ रही थी। एक की इंटेंसिटी I1 होगी, ऑब्वियस सी बात है, दूसरी की I2 होगी। लेट से वो दोनों ही सेम हो गई और उन दोनों की इंटेंसिटी हमने I0 मान ली, मतलब मान क्या ली है, बोल दी गई। तो जो हमारी रिजल्टेंट इंटेंसिटी में क्या फ़र्क आएगा, आप फार्मूले से भी डायरेक्टली देख सकते हैं अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री आती है। ख़त्म, I1 प्लस I2 प्लस 2 I0 का स्क्वायर कॉस का फाई। तो ये क्या हो जाएगा, I0 प्लस I0 प्लस रूट से हटेगा तो ये कितना हो जाएगा, 2I0। ये हो जाएगा, ये भी 2I0 कॉमन लेके 1 प्लस कॉस फाई। अब लोग इसके बाद नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इसके लिए ट्रिक को आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ तक तो सभी लोग आ जाते हैं। इसके बाद आपको फॉर्मूला आना चाहिए कि 2I0 1 प्लस कॉस थीटा को हम लोग इस तरह से लिख देते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ पे थीटा फाई है, तो पाई बाई 2। तो बस ये हो गया 4I0 कॉस स्क्वायर फाई बाई 2। अगर जिसको भी ये फॉर्मूला नहीं आता अभी लिख ले जल्दी से। कौन सा फॉर्मूला, कि 1 प्लस कॉस फाई मेरा इक्वल होता है, 1 प्लस कॉस थीटा बेसिकली बराबर होता है मेरा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो फिर आपको ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रूव हो जाएगा डायरेक्ट। हाँ, तो हमेशा रटो मत यार, मतलब रटो मत, ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि यार ये चीज़ भी रट भी लोगे डायरेक्ट तो मज़ा नहीं आएगी। ये तो आपको मतलब याद तो पता होना चाहिए, आपको डायरेक्ट ही पता होना चाहिए, बट कैसे आई है इसका जानना ज़रूरी है। तो ये चीज़ आपको आता है तो आप ध्यान से रखना कि 1 प्लस कॉस थीटा बेसिकली मेरा बराबर होता है, इसको पकड़ो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो फिर यहाँ से हम यहाँ पे भी आ गए 4I0 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो अब हम मेरे को चाहिए मैक्सिमम इंटेंसिटी, तो इस पर बदलाव किए जा सकते हैं। मैक्सिमम चाहिए, मिनिमम चाहिए, बहुत ही सिंपल सी बात है, अभी भी तुम बेवकूफ़ी। अच्छा बताओ मैक्सिमम कितना होगा, जब कॉस स्क्वायर फाइव बाई 2 1 हो जाएगा, यानी कि 4I0। मिनिमम कितना होगा, बहुत सारे लोग बोल देंगे कि माइनस का 4I0। भाई क्या पागल इंसान हो, अरे अजीब पागल इंसान हो, ये स्क्वायर नहीं लगा क्या? तो आपने मैथ्स नहीं पढ़ेगा, ये आपने ग्राफ पढ़ा है, वेल एंड गुड। और तब इसी को मतलब मेरा स्क्वायर बोल रहा हूँ, मतलब कि सब कुछ पॉजिटिव। ऐसे साइन का ग्राफ होता है, यूँ जब मॉड आ जाता है यूँ इस तरह से हो जाता है ना, तो बस वही तो है यहाँ पर। अब इसकी रेंज मेरा 0 से 1 हो जाएगी ना, -1 तो भाई स्क्वायर करो तो +1 ही हो जाएगा। ग्राफ हमारा एक्स एक्सिस को ऊपर ही रहेगा। तो अब इसकी मिनिमम इंटेंसिटी तो सिंपल, अरे मतलब सबको समझ आ गया, ये आसान है। मैंने, लोग सोच रहे होंगे मैंने ज़बरदस्ती खींचा, तो वो बिल्कुल सही हुई। ज़बरदस्ती फालतू की चीज़ तो आपको आता है, बहुतों को नहीं आता था। इसकी मिनिमम इंटेंसिटी 0 हो, जब ये चीज़ 0 हो जाएगा, ध्यान रखना स्क्वायर है ये। तो यहीं से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लेते हैं कि भाई मैक्सिमम इतना, मिनिमम। तो जब मेरी मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है उसे हम लोग बोलते हैं क्या, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और जब मेरी मिनिमम इंटेंसिटी होती है तो उसे अपन बोलते हैं क्या, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मैक्सिमम मिनिमम, अब तुम नेमिंग ऑफ मैक्सिमम मिनिमम, ठीक है, ये होती है, आपको रटना भी पड़ता है, और ये आप भी रटेंगे, मैं नहीं रटूँगा। बट उससे पहले भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि एवरेज इंटेंसिटी बता देता हूँ साइड में।
एवरेज इंटेंसिटी का फॉर्मूला लिखो, आई एवरेज बेसिकली ये क्या होता है, एवरेज इंटेंसिटी मेरा होता है मैक्सिमम इंटेंसिटी प्लस मिनिमम इंटेंसिटी का मीन, दैट इज 2। इसको नोट कर लेना अलग से फॉर्मूले में। इसकी पीडीएफ चाहिए तो पूरी मिल जाएगी ऐसे टैब, ठीक है। या फिर और इसी को इस तरह से लिखेंगे, एक और होता है कि एवरेज इंटेंसिटी हमारा I1 प्लस I2 के बराबर भी होती है। अच्छा, मैक्सिमम इंटेंसिटी यहाँ से हमने अभी पढ़ी 4I0/2, तो 2I0 हो जाएगा। अगर इस वाले से देखा जाए यहाँ पे तो 2I0 मेरा होगा मैक्सिमम इंटेंसिटी, राइट। ग्रेट, आगे बढ़ता हूँ फिर। जल्दी से नेमिंग ऑफ मैक्सिमा मिनिमा, जैसे कि मैक्सिमा मिनिमा पढ़ा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव बोलते हैं मैक्सिमा, अरे वो सब छोड़ो, तो ये आपको पता होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए याद रखो कि जो हमारा पाथ डिफरेंस होता है वो एन लैम्डा के बराबर होता है। अच्छा, तो जब ये है तो हम अपना फेज डिफरेंस आराम से निकाल सकते हैं क्या, 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स, डैट इज 2π/λ इंटू एल लैम्डा। तो ये कैंसिल, यानी कि 2n π, तो यहाँ से आ गया 2n π। तो काफ़ी आसान चीज़ होती है, एक चीज़ आपको याद करना है, दूसरी चीज़ प्रूव कर लेनी है, बस यही बेसिक फंडा है फिजिक्स का। डेल्टा एक्स कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए एन लैम्डा होता है, और यहाँ पे फेज डिफरेंस आप फेज डिफरेंस आराम से निकाल सकते हैं फॉर्मूले से जो हमने ऊपर पढ़ा कि 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स। तो इन्हीं दोनों फार्मूले में हमने वैल्यूज रखी और ये सब ने निकालते चले गए, समझ रहे हो। डेल्टा एक्स की वैल्यू 0 रख दो, तो ये भी फेस डिफरेंस भी 0, इसकी वैल्यू लैम्डा रख दो, ठीक है। तो ये आपका अपने आप हो जाएगा 2π/λ इंटू लैम्डा, तो 2π आ जाएगा। ये 2π रख दोगे, 2π/λ, लैम्डा से लैम्डा तो 4π आ जाएगा। तो ये चीज़ अपने आप से आ गई। तो अगर तुमको ये, तो जो पहली चीज़ होती है उसे हम बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा, दूसरा जो हमारा बनता है फ्रिंज सेंटर, उसे बोलते हैं फर्स्ट मैक्सिमा, तीसरा बनता है सेकेंड मिनिमम। वैसा ही है सेम, जैसे वेव चैप्टर में पढ़ते थे, फंडामेंटल हार्मोनिक, फर्स्ट हार्मोनिक, सेकेंड हार्मोनिक, तो वो भी वैसा ही तो था। अब ये कंस्ट्रक्टिव के लिए फॉर्मूला था, अब ये डिस्ट्रक्टिव के लिए याद रखो डेल्टा एक्स का, वहाँ था एन लैम्डा, तो यहाँ पे है 2n+λ/2। तो जब ये हो गया तो यहीं से हम लोग ये भी प्रूफ निकाल लेते हैं कि फेज डिफरेंस कितना होगा। टू पाई बाई लैम्डा, 2n+λ/2, 2 से 2 कैंसिल, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, इट विल बी 2n+1 पाई। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आराम से, टू एन प्लस वन पाई, यहाँ से प्रूव किया हमने। तो फिर से आप डेल्टा एक्स की वैल्यू रखेंगे जैसे जैसे, और आपका आता जाएगा, मतलब डेल्टा एक्स की वैल्यू के एन की वैल्यू रखना है, एन की वैल्यू 0 रखो तो यहाँ λ/2, तो बस उसी तरह से ये भी काम हो जाएगा। एक का 2 रखो तो 2 2 जा 4, और 4+1 इस 5/2, 1 रखोगे तो 3/2। अब जो हमारा पहला होता है उसे हम फर्स्ट मिनिमा बोलते हैं, यहाँ सेकेंड मिनिमा, यहाँ थर्ड। यहाँ पे कोई भी ऐसे सेंट्रल मिनिमा नहीं होता, यहाँ पहले वालों को पहले ही मिनिमा बोलते हैं, दूसरे वालों को दूसरा मिनिमा, तीसरे वालों को तीसरा। बट यहाँ पे पहले वालों को हम सेंट्रल मैक्सिमा बोलते हैं, जो बीच की चीज़ होती है ना, ये सेंटर। अब आप स्क्रीन देखेंगे YDFC, ये सब YDFC के लिए प्रिपरेशन है अभी। तो फर्स्ट वाले को, सेकेंड वाले को फर्स्ट मैक्सिमम, तीसरे वाले को सेकेंड मैक्सिमम, तो ये कहानी होती है।
इसमें ऐसा कोई बड़ी बात नहीं होती, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। डेल्टा एक्स की वैल्यू अगर आपने इस तरफ याद रखी है 2n माइनस लैम्डा बाई 2, तो यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, तो प्लस माइनस फिर याद रख सकते हो, वो कोई बड़ा इशू नहीं है। आंसर आपका सेम आता है। मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम थी पहले, बट मेरी प्रॉब्लम भी बहुत जल्दी क्लियर हो गई थी। अरे इस तरह का कलर, ये माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, वहाँ तो एन लैम्डा, यहाँ पे क्या 2n प्लस माइनस 1 लैम्डा बाई 2 का। ये एक फिक्स पॉइंट आप अपने आप से पढ़ेंगे तो भी क्लियरिटी मिल जाएगी। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस, सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन क्या होती है इंटरफेरेंस के लिए? वेव इज डैट टू वेव मस्ट ओरिजिनेट फ्रॉम द कोहेरेंट सोर्स। कोहेरेंट सोर्स मतलब एक ऐसा सोर्स जिसका कि कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो, मतलब सेम फेज डिफरेंस से जनरेट होना चाहिए पहले। टू इंडिपेंडेंट, क्या बोला गया है आगे, टू इंडिपेंडेंट फोर्सेस कैन नेवर बी कोहेरेंट, हेंस अगर दो अलग अलग फोर्स हैं वो कभी भी कोहेरेंट नहीं हो सकते, बिकॉज उनका कांस्टेंट फेज डिफरेंस नहीं होगा स्टार्टिंग में। हेंस टू ऑब्जर्व सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न वी मस्ट स्प्लिट अ प्राइमरी सोर्स इनटू मल्टीपल कोहेरेंट सेकेंडरी सोर्स। सिंपल। ऐसे ये प्राइमरी सोर्स है, इसको खूब सारे सेकेंडरी में कर दो, तो ये यंग्स डबल स्लिट का सेटअप भी हो जाता है, ये स्क्रीन हमारी होती। तो ये वाला पॉइंट समझ लो आसान है कि जो इंटरफेरेंस की सबसे ज़रूरी कंडीशन होती है कि दो सोर्स हमारे कोहेरेंट होने चाहिए, दो वेव्स हमारी ओरिजिनेट होनी चाहिए कोहेरेंट सोर्स से। कोहेरेंट सोर्स मतलब सोर्सेज हैविंग कांस्टेंट फेज डिफरेंस। S1 S2 सोर्स है, दोनों का कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए। अगर हमारे सोर्स अलग अलग है, दोनों इंडिपेंडेंट, तो उनका कभी भी कांस्टेंट फेज डिफरेंस नहीं हो सकता। इसलिए टू ऑब्जर्व सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न वी स्प्लिट अ प्राइमरी सोर्स इनटू मल्टीपल कोहेरेंट सेकेंडरी सोर्स। तभी हम प्राइमरी सोर्स को मल्टीपल सेकेंडरी सोर्स पे डिवाइड कर देते हैं। S1 S2 ये प्राइमरी सोर्स था, बट यहाँ पे देखो मल्टीपल S1 S2। स्क्रीन से ऑब्जर्व करते इसी को बोलते हैं यंग्स का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। टू इंडिपेंडेंट सोर्स कैन नेवर बी कोहेरेंट, बहुत सिंपल। और ये ऊपर वाली चीज़ ध्यान रखना कि एन लैम्डा, फाइनली आपको भी सब कुछ याद रखना पड़ेगा क्योंकि वहाँ इतना टाइम नहीं होता। फिर क्या होता है 2n प्लस माइनस 1 लैम्डा बाई 2, तो यहाँ से आप इस डिफरेंस भी आराम से निकाल लेंगे, यहाँ से भी। ये कंस्ट्रक्टिव के लिए था, ये डिस्ट्रक्टिव के लिए। ओके, तो वही ये क्या है, आगे बढ़ते हैं। यंग्स का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इम्पॉर्टेंट है, यही सवाल आते हैं बेसिकली। यंग्स के जितने भी एक्सपेरिमेंट में हम लोग वेरिएशन कर सकते हैं, वहाँ सवाल आता है, क्वेश्चन आता है यहाँ डायरेक्टली यहीं से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सिंपल सिंपल ही आते हैं क्वेश्चन अगर आपने किए होंगे। मैंने पूरी 2013 से 21 तक के कराए थे, तो टेलीस्कोप वगैरह थे, आपने अगर पढ़ा होगा इंस्ट्रूमेंट्स, वहाँ से यहाँ से। तो वही देखते हैं, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का भी हम लोग ये वाला करेंगे, इसके खूब सारे क्वेश्चन है वो करेंगे, मतलब इसी में। फिर डिफरेंट केस से स्टार्ट होता है वाईडीएसी का, डिफरेंट केस ऑफ वाईडीएसी। वहाँ तक मेरा एम होगा कि करा देते हैं जल्दी से, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, राइट। तो यंग्स का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एकदम डिटेल में करते हैं, ठीक है भाई। देखो ये एकदम मैं स्टार्टिंग से बताऊंगा धीमे से। ये मेरा सोर्स है प्राइमरी, ये मेरा सेकेंडरी सोर्स, यहाँ पे एक स्लिट लगाई है S1 S2, इनके बीच का डिस्टेंस D है, ये कैपिटल D है। ये स्क्रीन और मेरे तो स्लिट के बीच का डिस्टेंस कैपिटल D है। ये स्क्रीन का सेंट्रल मैक्सिमा है, अरे सेंट्रल है y=0, ये y=y में, यहाँ P पॉइंट में ये दोनों ऐसे आके मिल गई हैं, राइट। तो ये कहानी आप देख सकते हैं अब डायग्राम में, मैंने समझा दिया।
ये सब एक पॉइंट पे मिली इधर। एंगल थीटा, तो यहाँ से हम लोग टेन थीटा एक और लगाएंगे, बट उससे पहले हमको ये बता देना है आपको क्या, कि ये कंडीशन है। अब पार्ट डिफरेंस हम निकालेंगे S2P माइनस S1P से। ये देखो, ये ज़्यादा है ये कम है, तो ये जो डिफरेंस है ये छोटा सा, तो वही आप यहाँ भी देख सकते हैं, ये सेम चीज़। अरे जल्दी बोलो, ठीक है, अच्छा है। तो यही मेरा डिस्टेंस है डेल्टा एक्स, यहाँ आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से। ये इस पर भी एंगल ऐसा थीटा होगा, तो भाई ये F2 में ये थीटा एंगल दिया हुआ है, ये भी एंगल थीटा होगा। थोड़ी सी यूज़ करो अपने भी कॉन्सेप्ट छोटे मोटे। तो यहाँ से साइन थीटा निकाल लोगे तो भाई, ओ भाई, साइन थीटा क्या होगा, डेल्टा एक्स अपॉन डी। डेल्टा एक्स हो जाएगा डी साइन थीटा। तो ध्यान रखना, इम्पॉर्टेंट नहीं, महा इम्पॉर्टेंट है ये चीज़। कुछ देर बाद आपको, कल जब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे तो आपको ये चीज़ रट जाएगी। डेल्टा एक्स होता है डी साइन थीटा। यहाँ पे थीटा बहुत स्मॉल होता है, तो मैं जिस तरह से आपको पढ़ा रहा हूँ उस तरह से चलिए तो दिक्कत नहीं होगी। ये आपका डी साइन थीटा हो गया, और ये सब ऐसे जाके पॉइंट पी को मिल रही है। अरे बेसिकली ये मैंने यहाँ इतना किया तो ये पैरेलल दिख रही होगी ना, ये वाला। तो ये 5 डिफरेंस निकाल दिया ना, ये देखो, स्मॉल डी साइन थीटा। तो अब इस सबको रफ करो, यहाँ से आपको समझ आ गया, आई होप सो। तो ये थीटा काफ़ी स्मॉल होता है, इस पर भी अभी केसेस बन जाते हैं जब थीटा मेरा बड़ा हो जाता है, तो फिर हम साइन थीटा टेन थीटा की कभी बात देखना। अभी थीटा मेरा स्मॉल है काफ़ी, तो मैं इस साइन थीटा को टेन थीटा लिख सकता हूँ, और उस टेन थीटा को सिंपली थीटा भी लिख सकता हूँ। अच्छा, टेन थीटा लिखने का कोई मकसद मेरा, बिल्कुल अभी मैंने बोला था ना, ये देखो ये ट्राइंगल दिखा, यहाँ से टेन थीटा निकाल लो। ये टेन थीटा क्या हो जाएगा, वाई अपॉन, ये वाई है ना, पॉइंट पी, और ये कितना है डी। तो ये कितना हो जाएगा, वाई अपॉन कैपिटल डी। तो देखो भाई, फिर वाई अपॉन कैपिटल डी। तो अब आप ध्यान से देखेंगे तो जो मेरा डेल्टा एक्स पी आया है, यानी कि ये फेस डिफरेंस, इसको मैंने लिखा डी साइन थीटा। अब यार इस साइन थीटा की जगह मैं वाई अपॉन डी भी लिख सकता हूँ, तो ये सेम चीज़ आ गई, वाई डी अपॉन डी। साइन थीटा की जगह मैंने लिख दिया टेन थीटा, क्योंकि थीटा बहुत स्मॉल, और टेन थीटा की जगह मैंने जस्ट रिप्लेस किया वाई अपॉन कैपिटल डी से, तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन कैपिटल डी। आपको ये रटा होना चाहिए, डायरेक्ट यूज़ होगा। तो ध्यान रखना कि जो डेल्टा एक्स आया मेरा फेस डिफरेंस पॉइंट पी के लिए, वो तो आपको दो चीज़ याद होनी चाहिए। एक क्या, डी साइन थीटा, उससे भी इम्पोर्टेंट वाई छोटा डी अपॉन बड़ा डी। इस तरह से याद रख सकते हो, वाई छोटा डी अपॉन बड़ा डी। छोटा डी क्या है, स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस। कैपिटल डी क्या है, स्क्रीन और दोनों स्लिट के बीच का डिस्टेंस। फाइनली तो यही तो इम्पोर्टेंट था मेरे को बताना। अब तो काम आसान हो गया, अब आराम से फॉर्मूला बनाते रहो फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जो पढ़ा तो कभी ना कभी तो काम आएगा ही, कि डेल्टा एक्स हम वहाँ से पढ़ गए थे एन लैम्डा, और यहाँ पे हमने एक नया डेल्टा एक्स पढ़ लिया वाई डी अपॉन डी। तो ये बड़ी अच्छी कहानी लगी मेरे को, मतलब काफ़ी ज़्यादा रिलेशन है इस चैप्टर में एक दूसरे से, रटना भी थोड़ा सा पड़ता है। प्रैक्टिस से चीज़ें आसान होती हैं, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। वहाँ पे हमने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए ये पढ़ा, यहाँ हमने डी साइन थीटा पढ़ा, और इसी डी साइन थीटा को बड़ा ही अच्छे से चेंज करके वाई डी अपॉन कैपिटल डी भी कर दिया। तो एन लैम्डा इक्वल टू वाई छोटा डी अपॉन कैपिटल डी, ये लिख दिया। तो फिज़िक्स को फील अगर आपने किया है 2 साल, तो
तो सब बच्चों वाली चीज़ें लग रही होंगी इस समय। एल लैम्डा वाई डी अपॉन डी। तो देखो भाई ये वाई जो होता है ना ब्राइट फ्रिंज निकाल लेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। तो ये वाई ब्राइट फ्रिंज हम निकाल के रखेंगे इसको। ये तो बच्चों वाली चीज़ है, ये आपको बस मेन चीज़ याद होनी चाहिए। तो ये हमारी पोजीशंस आ गई ब्राइट फ्रिंजेस की। तो देखो भाई हुआ क्या ना, बहुत ही बच्चों वाली चीज़ फिर से बताता हूँ। एल लैम्डा वाई डी अपॉन डी। तो यहाँ से हमने वाई ब्राइट फ्रिंज निकाल दिया, वो हमने निकाला एन लैम्डा कैपिटल डी अपॉन डी। अब कुछ नहीं करना तुमको, ब्राइट फ्रिंजेस की पोजीशन लिखनी है कैसे। एन की बारी बारी करके आप वैल्यूज़ रखेंगे। एन जीरो रखोगे तो जीरो, फिर प्लस माइनस वन रखोगे तो माइनस का लैम्डा कैपिटल डी अपॉन डी। उसी की तरह भाई टू लैम्डा कैपिटल डी अपॉन डी, और फिर प्लस माइनस थ्री लैम्डा डी बाई डी एंड सो ऑन। तो वो चीज़ आपको यहाँ लिखी हुई मिल जाएगी। तो हमारे पास ये क्या है, पोजीशंस आ गई मैक्सिमा की। मैक्सिमा क्यों भाई, क्योंकि हम लोग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करते हैं तो मैक्सिमा, मैक्सिमा मतलब कि ब्राइट फ्रिंजेस। मिनिमा जब बात करेंगे डिस्ट्रक्टिव के लिए करेंगे, मिनिमा मतलब डार्क फ्रिंजेस। तो वो समय दूर नहीं जब हम लोग अभी डार्क फ्रिंजेस की भी बात करेंगे। तो देखो यार इस पे मतलब काफ़ी आसान है याद करना। जीरो लैम्डा डी बाई डी, फिर टू लैम्डा डी बाई डी। आसान है ना, थोड़ा सा रिलेट करो। अच्छा रटने की ट्रिक क्या है, मतलब कि ये तो प्रूव हो जाएगा बट प्रूव नहीं करना यार वहाँ पे। ये तो मैंने आपको याद कराया छोटा डी अपॉन बड़ा डी, तो ज़रा सा थोड़ा सा ही डिफरेंस है। जो वाई ब्राइट फ्रिंज है थोड़ा सा उल्टा सोचो, थोड़ा सा उल्टा। इस छोटा डी अपॉन बड़ा डी को उल्टा करो, कैपिटल डी अपॉन ये नीचे, और यहाँ पे लैम्डा और ये एन। तो एन की वैल्यू अपने आप से रखो, काम खत्म। जीरो लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। कंफ्यूज मत होना यहाँ पे और यहाँ पे, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। जस्ट रेसिप्रोकल है डी डी का। तो यहाँ पे हो जाएगा जीरो वाई लैम्डा कैपिटल डी अपॉन डी प्लस माइनस टू लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। बस बकवास है। फिर आगे बढ़ते हैं। ये 5 डिफरेंस हमने पढ़ लिया। अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात आई यहाँ से। ठीक है, और ये भी इम्पोर्टेंट बात है, क्वेश्चन ऐसे थोड़ा ना आएगा। ये सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज जिसे बोलते हैं, क्वेश्चन में ये लिखा रहता है सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, इसे बोलते हैं सेकंड ब्राइट फ्रिंज, इसे बोलते हैं थर्ड ब्राइट फ्रिंज, बस एंड सो ऑन। ये हमारा फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो मैंने पढ़ा है वो इम्पोर्टेंट था मेरे भाई। ये हमने पढ़ा था कि डेल्टा एक्स इक्वल टू टू एन प्लस माइनस वन, यहाँ मैं प्लस ले लेता हूँ लैम्डा बाई टू, और यही टू एन प्लस वन लैम्डा बाई टू मेरा किसके बराबर अभी हमने पढ़ा, वाई स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी। अरे हाँ या ना, तो यही चीज़ ये लिखी हुई है। देखो मैं पहले बता रहा हूँ, उसके बाद मैं पीडीएफ में जा रहा हूँ जो पहले से रिटन हैंड रिटन नोट्स हैं। तो यहाँ से इसकी वैल्यू अपने आप से आ जाएगी टू एन प्लस वन लैम्डा डी अपॉन टू डी। तो ये तो कोई नहीं याद रखता इस फॉर्मूले को। इसको सब लोग याद रखते हैं और इसको याद रखते हैं। फिर यहाँ से डार्क फ्रिंज का अपने आप से आ जाता है। बट बेसिक क्या होता है ना, सब लोग इसको ज़रूर याद रखते हैं यार। क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 2 मिनट के अंदर 3 मिनट के अंदर हो जाएगा आपका क्वेश्चन। अगर आपका कोई भी ऑप्टिक्स क्वेश्चन 2 से 3 मिनट के अंदर हो रहे हैं तो काफ़ी बड़ी बात है यार। आपको 1 मिनट में थोड़ा ना करोगे। तो वो तो काफ़ी बकवास था वो वाला। देखो वो क्या था, जीरो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, फिर था लैम्डा कैपिटल डी अपॉन डी, वो तो बकवास था। ये है अच्छा रटने वाला, टू लैम्डा डी बाई डी। और जितने भी रटने वाले लोग हैं इसको याद करो, तो आसान था ना। फिर ये वाला तो बहुत ही बच्चे वाला था, ये जीरो लैम्डा डी बाई डी। उसमें बिल्कुल सीक्वेंस था, 0 1 2 3 4। यहाँ थोड़ा ऑड में चल रहा है ना, जीरो नहीं है, देखो 1। इसमें ये चीज़ कॉमन है, लैम्डा कैपिटल डी अपॉन डी, 2 एक्स्ट्रा आ गया बकवास करने।
उसका देखो ऑड में जा रहा है, सब प्लस माइनस है। मतलब कि प्लस माइनस का क्या मतलब है, जो हमारी स्क्रीन है इसका भी बेसिक आपको मतलब पता होगा फाल, लेकिन बता देता हूँ फिर से। अगर कोई फ्रिंज इधर बन रहा है तो इधर भी बनेगा, जीरो वाला थोड़ा ना, जीरो वाला हमेशा जीरो बनता है, फिर उसमें कोई प्लस माइनस, इधर बन रहा है तो इधर बनेगा, इधर बन रहा है तो इधर बनेगा, मतलब प्लस माइनस, समझ रहे हो ना। स्क्रीन के ऊपर भी स्क्रीन के नीचे भी, और एक्स एक्सिस के नीचे वाई मतलब कि प्लस वाई माइनस दोनों जगह। तो ये है, ये कुछ कंडीशंस है हमारे पास, उसका पढ़िए आराम से हो जाएगा। यहाँ पे कोई भी सेंट्रल डार्क फ्रिंज नहीं होता, यहाँ पे फर्स्ट डार्क फ्रिंज होता है इसे बोलते हैं, इसे सेकंड डार्क फ्रिंज, इसे थर्ड, बस एंड सो ऑन, काम खत्म। तो ये आपका काम है, इसको एक बार पढ़िएगा आपको याद हो जाएगा, मैंने इतना समय दिया इसमें बहुत था। अब आइए फ्रिंज विद, यहाँ से डायरेक्ट PYQ आया, बहुत बार आ चुका है। फ्रिंज विद मतलब दो कंजेकेटिव ब्राइट फ्रिंज या फिर दो कंजेकेटिव डार्क फ्रिंज के बीच का डिस्टेंस मेरा फ्रिंज विद कहलाता है। इसको हम लोग हमेशा W नहीं ओमेगा जैसा बोलो, ओमेगा या फिर बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको पहले पढ़ लो क्या है, डिस्टेंस बिटवीन कंजेकेटिव ब्राइट और डार्क फ्रिंज इज कॉल्ड फ्रिंज विद। इसको ये ओमेगा या W या बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये तो याद होना बहुत ही आसान है, क्यों, क्योंकि डार्क फ्रिंज, अरे वो ब्राइट फ्रिंज से याद रखो ना, हमारा जो सेकेंड ब्राइट फ्रिंज होती है, सेकेंड ब्राइट, अच्छा ये तो काफ़ी आसान है, चिंदी है, ये तो मैं याद भी नहीं करना पाऊँगा। आपको सिर्फ एक चीज़ याद रखना है, ब्राइट फ्रिंज याद कर लो या फिर डार्क फ्रिंज में आपने अभी तक कुछ, अरे कुछ तो अभी तक याद किया होगा ना, कुछ तो अभी तक याद किया होगा ना, ग्रेट। तो फिर आपको शायद डेफिनेशन पढ़नी आती है, मेरे ख्याल से पढ़नी आती है, ऑब्वियस सी बात है। डेफिनेशन बोला डिस्टेंस बिटवीन कंजेकेटिव ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज। मैंने बोला भाई सेकंड ब्राइट फ्रिंज होता है लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, ये होता है मेरा सेकंड ब्राइट फ्रिंज। अरे अभी तो पढ़ा तो ऊपर। और जो मेरा फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज होता है, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, सॉरी, ये मेरा होता है फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज। और ये जीरो मेरा होता है सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। तो दो कंजेकेटिव सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के बीच का डिस्टेंस हम लोग इनका डिफरेंस निकाल सकते हैं, यानी कि लैम्डा D अपॉन D माइनस जीरो विल बी इक्वल टू ओमेगा या बीटा, यानी कि, तो ये मेरा क्या आ रहा है, लैम्डा D/D, बस ख़त्म, प्रूफ भी हो गया। अगर आपको ऐसे प्रूव नहीं करना तो आप ब्राइट फ्रिंज के दो ले लो, कौन कौन से, लैम्डा D अपॉन 3D, और भाई नहीं, 3 लैम्डा D अपॉन 2D माइनस का लैम्डा D अपॉन 2D, वहाँ से भी आपका आंसर आ जाएगा लैम्डा D अपॉन D। तो आपको ब्राइट फ्रिंज याद करने के लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं करनी है, क्यों, क्योंकि आपको ये तो याद ही है यार। ध्यान रखना कि हमने पढ़ा पहले ब्राइट फ्रिंज का जो भी हमारा फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज होता था, जो भी हमारा फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज होता था वो हमने पढ़ा था लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, बस यही होता है। डेल्टा एक्स हमने क्या पढ़ा था, लैम्डा स्मॉल d अपॉन कैपिटल D। तो ब्राइट फ्रिंज हमने पढ़ा था भाई, हमारा फ्रिंज विद भी होता है लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। ये ट्रिक से थोड़ी, मतलब ट्रिक तो कुछ नहीं भाई, पैटर्न देख सकते हो। तो ये दो कंजेकेटिव डार्क फ्रिंज या फिर ब्राइट फ्रिंज के बीच जो डिस्टेंस होता है उसे हम लोग बोलते हैं फ्रिंज विद। अच्छा, फ्रिंज विद से बिना क्वेश्चन आके एंगुलर फ्रिंज विद से पूछते हैं वो लोग, वो क्वेश्चंस की थ्रू ही आपको पता चलेगा, वो कुछ नहीं होता, वो tan थीटा ही से हो जाता है, ऑब्वियस सी बात। एवरेज इंटेंसिटी आप पढ़ चुके हैं, एक फॉर्मूला यहाँ पे शायद नहीं दिया है, फ्रिंज विजिबिलिटी नहीं दिया ना, ठीक है मैं बताता हूँ। पता फ्रिंज की विजिबिलिटी कितनी होती है, कितना दिखेगा, कब तक दिखेगा स्क्रीन में, ऐसा थोड़ा ना है कि दिखता ही रहेगा। इसको आपने ईटा सर विस्कोसिटी जैसा ही सिंबल है इसका भी। ये होता है मैक्सिमम इंटेंसिटी, क्या थी 4I0 माइनस मिनिमम इंटेंसिटी, अगर हमने सबकी दोनों की बराबर मान ली 0, अपॉन में मैक्सिमम इंटेंसिटी डेट इज 4I0 और प्लस का मिनिमम इंटेंसिटी, तो ये होता है।
और उस फॉर्मूले को फिर से रिवाइज कर लो कि एवरेज इंटेंसिटी कितना होता है अगर कोई दो अननोन इंटेंसिटी, तो I1 I2, अगर वो I0 है तो मैक्सिमम इंटेंसिटी प्लस का मिनिमम इंटेंसिटी का मीन। अरे हाँ या ना बोलो भाई, क्लियर है कॉन्सेप्ट, नोट कर लो आराम से। और आपने ये भी पढ़ा है मैक्सिमम इंटेंसिटी 4I0, मिनिमम इंटेंसिटी 0। तो ये कुछ फॉर्मूला है, इसको ध्यान रखना। फ्रिंज कब तक दिखेगा, विजिबिलिटी क्या है, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी माइनस का मिनिमम इंटेंसिटी अपॉन मैक्सिमम इंटेंसिटी प्लस का मिनिमम। तो ये कंडीशंस हमारे पास थी कुछ, तो आपका बेसिकली ये फ्रिंज विद भी ख़त्म हुआ। तो एक डायग्राम दिया है, अगर इसको तो बेसिकली 3D है, फालतू फील मत करो, दिख समझ ही नहीं आएगा। ये देखो ऐसा जाती हैं ये सब, मतलब कि ये दिख रही है डार्क ब्राइट, ये सब फर्जी का है, ये पैटर्न बन रहा है। तो इंटेंसिटी वेरिएशन और ये भी है, इसको हम लोग बाद में करेंगे, अभी नहीं। यही होता और कुछ इसमें खास नहीं है, ये तो इतना भी हम लोग लीव कर रहे हैं, ये कंटिन्यूअस एक ही चीज़ है, राइट। ये क्वेश्चन यहाँ से है, यहाँ से करते हैं। ये एक क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन, ये तीसरा क्वेश्चन, ये चौथा क्वेश्चन, ये कुछ है क्वेश्चन, ये फिर आपको होमवर्क भी मिलेगा, बस यहाँ तक है। देखो इन्होंने एवरेज इंटेंसिटी काफ़ी बाद में बढ़ाया, ये देख लो एवरेज इंटेंसिटी ऑन स्क्रीन, ये तो आपको पता ही था, ये मैक्सिमम भी पता, तो एवरेज इन्होंने आप बताया I1 + I2 I मैक्स प्लस I min अपॉन 2, बाद में बताया, यहाँ पर नोट्स में था, मेरे को लगा था ही नहीं। अरे भाई बताया तो है यार, फ्रिंज विजिबिलिटी भी बताइए, वो था मैक्सिमम माइनस मिनिमम अपॉन मैक्सिमम प्लस, हाँ था यार, सब कुछ था, नोट्स पूरे कंप्लीट है, एडवांस तक है ये वाले नोट्स, तो ये वाले नोट्स एडवांस तक है। तो एवरेज इंटेंसिटी याद होगी, मैक्सिमम प्लस मिनिमम अपॉन 2, और फ्रिंज विजिबिलिटी I मैक्सिमम माइनस I मिनिमम अपॉन I मैक्सिमम प्लस I min, ठीक। और इसमें कुछ नई नई चीज़ें दी हूँ, उसको पढ़ो। ये मैक्सिमम कितना होगा 1, जब ये दोनों बराबर हो जाएगा, जैसे कि दोनों I1 I2 बराबर हो गई, तो कितना होता था 4I0 माइनस का 0, 4I0 प्लस का 0, ये कैंसिल, यानी कि 1। अगर ये दोनों बराबर नहीं है, यानी कि इसकी भी कुछ वैल्यू है, तो माइनस करेगा प्लस करेगा, तो फिर भी ये मेरा 1 से कम आएगा, ध्यान रखना। क्या लिखा है इस पर, हाइयर वैल्यू ऑफ फ्रिंज विजिबिलिटी मीन्स द पैटर्न हैज़ गुड, आगे बढ़ो, हैज़ गुड कॉन्ट्रास्ट, मतलब कि जितनी ज़्यादा फ्रिंज वैल्यू हाई होगी, वैसे तो जब यहीं पर हाई हो सकती है, मैक्सिमम तो 1 ही हो सकती है ना, जब ये बराबर होगा, वैसे जब इक्वल नहीं होगा तो 1 से छोटी होगी, देखो। और जितनी ज़्यादा फ्रिंज विजिबिलिटी होगी, मतलब फ्रिंज विजिबिलिटी, उतना ज़्यादा हमारा पैटर्न अच्छा बनेगा, गुड कॉन्ट्रास्ट का। हाँ ओके, ये तो कोई लाइन विद भी है, बाद में बताएंगे, पहले क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर एंड करते हैं लेक्चर को यहीं पे। आज बहुत हम लोग सही, वैसे देखा जाए तो हम लोगों ने अभी तक 3 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए, यानी कि वैसे पढ़ाया जाता तो सिर्फ 2 से 3 घंटे 4 घंटे लगते इतना पढ़ाने में। रिवीजन में यही तो फ़ायदा होता है, स्पीड में हो जाता है। थोड़ा सा पॉज करो, अपने आप से करो। ये पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, क्या दिखा है, 2 फ्लूइड्स इन यंग इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट हैव विद इन द रेशियो, 2 फ्लूइड्स इन यंग, ठीक है, विद का रेशियो इतना है, डिड्यूस द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी, मतलब फाइंड करो द रेशियो ऑफ द इंटेंसिटी, डिड्यूस मतलब फाइंड द रेशियो ऑफ द इंटेंसिटी एट मैक्सिमा एंड मिनिमा इंटरफेरेंस पैटर्न। तो अमाउंट ऑफ लाइट, मतलब ये जो विद है ना, मतलब कि जो हमारे फ्लिट्स होती है, तो उनके बीच का जो विद है, ये उसकी बात हो रही है। तो क्या बोल रहा है, 2 फ्लिट्स यंग इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट है विद इतना,
रेशियो दे दिया है एक्स और 25x मान लो, सिंपल सिंपल। तो इंटेंसिटी बतानी है तो पढ़ो ना, अब सामने दिख रहा है अमाउंट ऑफ लाइट जितना हमारे स्लिट से क्रॉस करेगी। खुद ही सोचो ना, आज प्राइमरी सोर्स से जो हमारी लाइट क्रॉस करेगी, स्लिट जितनी चौड़ाई की होगी उतनी तो लाइट क्रॉस करेगी। तो सिंपल है कि जितनी हमारी स्लिट की विड्थ होगी उतनी हमारी अमाउंट ऑफ लाइट क्रॉस कर पाएगी स्लिट से। करेक्ट है। I1 को उन्होंने I0 मान लिया बेसिकली ये, और I2 25 I0 हो जाएगी। कैसे? आसान है, क्योंकि इनका विथ का रेशियो दिया हुआ है। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी निकाल लो, मिनिमम इंटेंसिटी निकाल लो। आपसे यही पूछा था, रेशियो ऑफ द मैक्सिमम एंड द मिनिमम इंटेंसिटी। तो √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। तो काफ़ी आसान है, ठीक है। ये कैलकुलेशन करना हो जाएगा आपसे। वो 26 हुआ, 26। अरे आसान था ना, ठीक है, ग्रेट। अरे कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे, रखो I0 प्लस 25 I0 का होल स्क्वायर। I0 25 बार आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा? I0 इंटू 6 का होल स्क्वायर, यानी 36 I0 बस। अब वो ये क्या हो जाएगा, जब ये 5 जाएगा तो 1 में से -5 4, और -4 का हो जाएगा 16, और 16 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो ये लो 9/4। काफ़ी अच्छा, मतलब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और काफ़ी आसान। तुम ध्यान रखना। तो इससे एक क्या नई बात हमें पता चली कि जो जितनी स्लिट की विड्थ होगी उतनी हमारी अमाउंट ऑफ एनर्जी या फिर लाइट बाहर निकलेगी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अमाउंट ऑफ लाइट एनर्जी क्रॉसिंग इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लिट विड्थ। तो एक पहला क्वेश्चन ये था। तो क्वेश्चन है, इन अ वाइड एसी सेटअप सोडियम लाइट ऑफ वेव लेंथ। देखो जो लाइन है वो मतलब इंपॉर्टेंट है, एक वेव लेंथ इतनी is being used. The interference pattern is obtained on a screen which is located at a distance 1 मीटर from the slit. यानी कि कैपिटल डी की वैल्यू आपको 1 मीटर दी हुई है, ठीक है। इन द इंटरफेरेंस पैटर्न इट इज ऑब्जर्व दैट 10th ब्राइट फ्रिंज ओके इज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस 12 मिलीमीटर फ्रॉम द सेंट्रल एक्सिस, यानी कि स्मॉल। तो फिर आपसे पूछ रहा है स्लिट के बीच का सेपरेशन स्मॉल डी 12 मिलीमीटर फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम, यानी कि वाई की वैल्यू आपको ये दी हुई है, ये आपको कैपिटल डी की। क्यों? क्योंकि सेंट्रल मैक्सिमम 0 से ऊपर जा रहे हैं। तो ये चीज़ आपको दी हुई है, और ये वेवलेंथ आपको लैम्डा दे दी हुई है, ठीक। तो सब कुछ तो दिया हुआ है, तो फिर दिक्कत क्या है? और ये 10th ब्राइट फ्रिंज भी दिया हुआ है। तो फॉर्मूला लगाओ फिर। फॉर 10th ब्राइट फ्रिंज क्या फॉर्मूला होता है? बहुत ही आसान, मैंने सिखाया था। लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। अब जैसे 10वां है तो सेंट्रल 0 था तो 10 लगा दो। अब वाई की वैल्यू आपको दी हुई है, ये मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आसानी से 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना। ये 10 है, लैम्डा की वैल्यू एंगस्ट्रॉन्ग में है तो 1 आपको तो आता ही होगा कि 1 मीटर में 10⁻³ मिलीमीटर, 10⁻6 माइक्रोमीटर, 10⁻10 एंगस्ट्रॉन्ग, 10⁻12 पिकोमीटर, और भी एक थर्मोमीटर FM होता है वो न्यूक्लियस के लिए। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो एंगस्ट्रॉन्ग को मीटर में कन्वर्ट कर लिया। कैपिटल डी आपको 1 मीटर दी हुई है, ठीक है। अब ये बकवास क्वेश्चन है, गुस्सा आ रही है इस क्वेश्चन के ऊपर, सिंपल। अच्छा, जब सब कुछ आपका आ जाए तो स्लिट सेपरेशन ध्यान रखना कि ये बहुत ही छोटा होता है, हमेशा मिलीमीटर में होता है वो। तो यहाँ से मीटर में आएगा, उसको मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लेना, ठीक। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्या बोल रहा है? इन यंग्स एक्सपेरिमेंट इंटरफेरेंस बैंड्स आर प्रोड्यूस ऑन स्क्रीन प्लेस्ड एट 1.5 मीटर फ्रॉम 2 स्लिट्स, यानी कैपिटल डी आपको दिया हुआ है ये। फिर से स्मॉल डी आपको ये दिया हुआ है,
टू स्लिट्स का सेपरेशन एंड इल्यूमिनेटेड बाई लाइट ऑफ वे लैम्डा आपको ये दिया हुआ है, बस ज़्यादा कुछ इसमें देखना ही नहीं होता, सब कुछ दिया होता है। अब पहला क्वेश्चन द फ्रिंज विद, दूसरा क्वेश्चन द चेंज इन द फ्रिंज विद डेल्टा डब्ल्यू इफ द स्क्रीन इज टेकन अवे फ्रॉम द फ्रिंज। अरे बहुत आसान है, देखो पहले आपको डब्ल्यू निकाल या निकाल ही देंगे, उसके बाद इफ़ द स्क्रीन इज टेकन 50 सेंटीमीटर, यानी कि कैपिटल डी की वैल्यू आपकी 1.5 प्लस 0.5 यानी कि 2 मीटर हो जाएगी। तो वहाँ से आप नया डब्ल्यू निकालेंगे, ये W1 ये W2 ओमेगा 1 ओमेगा 2 बेसिकली, फिर डेल्टा डब्ल्यू निकाल देंगे, फाइनल माइनस इनिशियल। बच्चों वाला क्वेश्चन मेरे ख्याल से तो काफ़ी आसान था, बकवास क्वेश्चन। तो देख लो, डी ए दिया है, स्मॉल डी ए दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। एक बार फॉर्मूला लगाओ, फर्स्ट राइट फ्रिंज का फॉर्मूला याद है, लैम्डा कैपिटल डी अपॉन डी, तो यहाँ से ये आ गया। अब ये 2 बोल दो, 7 बोल दो, तो ये आ गया। अब याद देखो, ये फर्जी की चीज़ है, तो देखो आ गया। उन्होंने डायरेक्ट ये निकाल दिया बेसिकली, लैम्डा 2, यहाँ डी आपको 2 रखना था। तो फिर जब इन्होंने ये निकाला तो ये ऐसे निकाल लेते आप 1 माइनस 2 करके, तो भी आंसर आ जाता, आसान था, ये आंसर आएगा। तो एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, बस आपका ये लास्ट क्वेश्चन है, ये वाला करो इसे। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द स्लिट्स आर 0.5 मीटर, स्मॉल डी की वैल्यू ये दी हुई है। एन इंटरफेरेंस इज ऑब्जर्व्ड ऑन स्क्रीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ इतना फ्रॉम द, ये मतलब 1 मीटर आपका कैपिटल डी है। 9 ब्राइट फ्रिंज डी है, यानी कि उसका आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। इस एट यानी कि कैप वाई की वैल्यू दी हुई है फ्रॉम द सेकेंड डार्क फ्रिंज, यानी कि यहाँ पे डार्क ब्राइट दोनों ही हैं। अब यहाँ काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्या दिया हुआ है, इट इज़ फाउंड दैट द 9th ब्राइट फ्रिंज, जो हमारी 9वीं ब्राइट फ्रिंज है, यानी कि 9 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी इफ एट डिस्टेंस 8.835 मिलीमीटर फ्रॉम द सेकेंड ब्राइट डार्क फ्रिंज, यानी कि यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा से नहीं बात हो रही है, यहाँ सेकेंड डार्क फ्रिंज से, उसके बाद यानी कि सेकेंड आपको ऐड करना पड़ेगा डिस्टेंस सेकेंड डार्क फ्रिंज का भी, तब जाके सेंट्रल राइट फ्रिंज से आएगा। बात समझ गए, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द फ्रिंज विद फाइंड द वेवलेंथ, अरे आसान वेवलेंथ निकाल लिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा यही अच्छा क्वेश्चन है, पहले वालों से तो अच्छा ही है। तो पोजीशन ऑफ 9 ब्राइट फ्रिंज, ये तो आपको सभी को आती है। अब सेकंड डार्क फ्रिंज की पोजीशन, इसीलिए मैंने कहा था याद करना पड़ेगा ये सारी चीज़ें, वहाँ थोड़ा ना बैठ के प्रूव करेंगे। देखो अच्छा, जिसको ये तो हमको अब याद हो गई थी डायरेक्ट, अब ये वाली घर में जाके याद कर लेना, जैसे कि ये सेकंड डार्क फ्रिंज 3 लैम्डा डी बाई 2 डी, तो याद रखनी पड़ेगी, डायरेक्ट होगा ना क्वेश्चन यहाँ से। तो ये कहाँ से चला गया, 3 लैम्डा, ये था कहाँ गया, ये था, ओके, 3 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन 2 डी। डेल्टा वाई निकाल लो सबसे बढ़िया, y1 माइनस y2, तो 9 टू 18 माइनस 3 15 का 16, ये आ गया इतना। देखो मतलब कि 9th ब्राइट फ्रिंज माइनस का सेकंड डार्क फ्रिंज, ये आ गया। और ये आपको पहले से गिवन है, तो ये भी एक बढ़िया चीज़ थी, 8.835। इट इज़ फाउंड दैट द 9th ब्राइट फ्रिंज इज एट डिस्टेंस ऑफ 8.835 मिलीमीटर फ्रॉम द सेकेंड डार्क फ्रिंज। अगर सेकेंड डार्क फ्रिंज था, उसके बाद हमारा वो वहाँ से 9 ब्राइट फ्रिंज, 9th ब्राइट फ्रिंज, यानी कि 9th ब्राइट फ्रिंज आप निकाल लीजिए सेंटर से, इन्होंने निकाला, सेंटर ही से निकालना पड़ेगा क्योंकि हमें सेंटर का आता है, और सेंटर से ही सेकेंड डार्क फ्रिंज निकालिए। बट हमको बताया गया डिस्टेंस सेकेंड डार्क फ्रिंज के बाद से, यानी कि हमने सेंटर से निकाला, उसमें आप सेकेंड डार्क फ्रिंज माइनस कर दीजिए। अरे पीला या नहीं है, देखो ये सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज था, यानी y इक्वल टू 0, और ये था सेकेंड डार्क फ्रिंज, तो यहाँ पे कहीं भी हमारा 9th डार्क फ्रिंज था। बट ये डिस्टेंस इन्होंने हमको दे रखा है 8.835, बट हमको इसकी डिस्टेंस यहाँ से पता होती तो यहाँ से निकाल लो पूरी, और सेकेंड डार्क फ्रिंज ही निकाल लो, फिर इस पूरे में से इतना माइनस कर दो तो इतनी डिस्टेंस आ जाएगी। तो भाई किया y1 माइनस y2, y1 कितना, तो 9 ब्राइट फिर 9 लैम्डा बाई डी, और सेकेंड 3 लैम्डा डी बाई डी।
तो सिंपल ये देखो ये किया, तो यहाँ से हमको डी भी पता है, स्मॉल डी पता है, लैम्डा आ गया 5890 एंगस्ट्रॉम। मस्त क्वेश्चन था, अच्छा था, फील भी दिला दी, सब कुछ हो गया, ये भी हो गया ख़त्म। तो जो भी अब ये क्वेश्चन करे 4 से 5, इसको घर में ट्राई कीजिएगा। और ये क्वेश्चन होमवर्क में, ये वाला आप क्वेश्चन तब करेंगे, आपको पहले अपने आप से एक वाली थ्योरी पढ़ लेनी है, ये वाली, ये देखो ये वाली, तो आपसे हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन भी। इंटेंसिटी वेरिएशन ऑन स्क्रीन। तो बस आपका यहाँ से आज का लेक्चर ख़त्म हो गया। इसके बाद ये डिफरेंट केसेस ऑफ वाईडीएसी में बाद में बताऊँ, अब मतलब अगले लेक्चर से। ये हमारा लेक्चर नंबर ओरिजिनल जब किया था तो लेक्चर 4 था, यानी कि 4 घंटे बाद। यहाँ तो हमने 1 घंटे 20 मिनट में ही कर दिया, तो रिवीजन इसे बोलते हैं। इसमें देख सकते हैं बहुत सारे वेरिएशन होते हैं, बहुत मज़ा आती है। यहाँ पर अभी ग्लास लगा देते हैं, ग्लास स्लैब बीच में, ये वाला भी सर्कुलर अच्छा होता है। ये एडवांस की भी होता है, एडवांस का नहीं कराएंगे, मेंस है, मेंस ही का करेंगे अभी हम लोग। जो भी आपका मेंस में यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, ये देखो यहाँ तो आपका बहुत फेमस है वाला, ये चीज़ ब्यूटी ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस। तो उसके बेसिस में बहुत सारे क्वेश्चन हैं। फिर जनरल, ये वाला स्पेशल केस जब आगे कुछ स्लिप लगाते हैं, तो अभी आपका बेसिकली 2 लेक्चर्स और लगेंगे, तब जाके आपका पूरा ये कंप्लीट हो जाएगा। मैं कराऊंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। पोलराइजेशन मैंने पूरा डिटेल में करा रखा है, उसको आप देख लीजिए जाके, अभी चैनल में है। ईएम वेव हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, पोलराइजेशन बेसिकली कुछ लोग वेव ऑप्टिक्स में पढ़ाते हैं, हम लोगों का जेएमएस एक्सटीरियो का पार्ट होता है वो बाद में, वो मेरा मतलब बाद में नहीं, वो पहले से पढ़ा हुआ है। ये स्पेशल केसेस देखो, हाइपरबोला, सर्कुलर, पैराबोला, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। फिर ये लॉर्ड्स मिरर, ये बस यहाँ से एंड हो जाएगा, यहाँ से थिन लेयर के बाद बस डिफ्रैक्शन हम लोग पहले से कर चुके हैं, डाइफ्रैक्शन और पोलराइजेशन। चलिए, मज़ा आई आज की क्लास में, मेरे को तो मतलब काफ़ी सही लगा, अच्छा खासा रिवीजन होगा। आप याद कर लीजिएगा वो वाले फॉर्मूले, सेंटर ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज वाले, तो बस फिर हो जाएगा काम। तो यहाँ से 13 क्वेश्चन आए हैं, तो एक क्वेश्चन एस आर भी आए तो कर लेना।